हेलो बच्चों, तो गामा फिजिक्स क्लासेज के इस 5th लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, शुरुआत के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए गामा फिजिक्स क्लासेज बाय रमाशंकर सिंह और देख लीजिए, क्योंकि जब तक हर टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है तो सारी टॉपिक अगर क्लियर समझना है तो शुरू से देखिए। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें 3 स्थितियां हैं, जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। परिभाषा पिछले लेक्चर में हो चुकी है। तो एक तो स्थिति हो गई अक्षीय रेखा पर, माने इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कोई पॉइंट हो। दूसरी स्थिति है इसके लंबवर्धक रेखा, निरक्षीय रेखा पर इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवर्धक रेखा का कोई पॉइंट हो। और तीसरी स्थिति है एट एनी पॉइंट, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई भी एक बिंदु। तो 3 स्थितियां, एंड ऑन पोजीशन चाहे कहिए, चाहे अक्षीय रेखा, ये अक्षीय रेखा एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, या एक्सियल पोजीशन कहते हैं, या अक्षीय रेखा, एक ये हो गया। दूसरा ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन चाहे कहो, चाहे इक्वेटोरियल लाइन कहो, और चाहे निरक्षीय रेखा। और तीसरी एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो पहला पॉइंट है एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन माने अक्षीय रेखा पर। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में आपको बताया जा चुका है कि वैद्युत द्विध्रुव 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत समीप रखकर बनाया गया एक निकाय होता है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसके 2 आवेश, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू। इस वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l मानी जाती है। कितनी? 2l। तो l डिस्टेंस ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक कर, ये पॉइंट A कह देते हैं, और l डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की हो गई, इसको पॉइंट B कह देते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित, कितनी दूरी पर? r दूरी पर स्थित कोई बिंदु, ये M है। इस बिंदु M पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। द्विध्रुव का ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इससे बिंदु M की दूरी, देखो बेटे, ये दूरी L है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। तो प्लस क्यू चार्ज से ये दूरी, प्लस क्यू चार्ज से यहाँ तक की दूरी R माइनस L होगी, और माइनस क्यू चार्ज से ये दूरी R प्लस L होगी। ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 कहें तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये बिंदु आवेश मान लेते हैं, तो बिंदु आवेश है ही, Q अपान, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक। इस आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 कहें तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। अब ये दिशा क्या होगी? E1 की दिशा क्या होगी? ये धनावेश है। धनावेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दूर की ओर होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये धनावेश के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस दिशा में होगी बेटे? AM, ये वेक्टर E1 जो लिखा है, माने A से M की दिशा में, AM दिशा में। ठीक। और इस माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E2 कहें तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, अब बताओ यहाँ माइनस क्यू चार्ज से बिंदु M की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक R है और इधर L है, तो कितना हो जाएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये नेगेटिव नेचर का चार्ज है, ऋण आवेश है। ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋण आवेश की ओर होती है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E2 कह रहे हैं तो E2 की दिशा ऋण आवेश की ओर होगी, मतलब M से B की ओर, M से B डायरेक्शन में। ठीक है। तो E1 और E2 दोनों परस्पर विपरीत दिशा में हैं। E1 का मान E2 से ज़्यादा है। क्यों? E1 जो है ये प्लस क्यू चार्ज के कारण तीव्रता, ये दूरी कम है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो जो दूरी कम होगी उसका मान ज़्यादा होगा। तो E1 का मान E2 से ज़्यादा है, अतः बिंदु M पर
नेट जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु M पर, परिणामी तीव्रता अगर E कहें तो E बराबर क्या हो जाएगा बेटे, E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, E1 और E2, E1 में से E2 माइनस कर देंगे, अपोजिट है इसलिए माइनस हो गया। क्या कॉमन हो गया, या कॉमन ले लो, क्या कॉमन हो गया, देखो Q/4πε0 तो दोनों में है तो ये कॉमन हो जाएगा, Q/4πε0 कॉमन हो गया। ये है 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दिए रहिए आप। 1/4πε0 ये लिखा है r माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया। ये यहाँ आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये यहाँ पहुँच जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया बेटे 1/Q/4πε0 ये होल स्क्वायर के दे रहे हैं तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और ये माइनस साइन है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल रहे हैं, बाहर माइनस है तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl अपान, यहाँ देखिए r माइनस यल है, r प्लस यल है, तो r स्क्वायर a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा बेटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात सबके समझ में आ गई, ठीक है, ओके। ये r स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में ये कैंसिल हो गया, ये एल स्क्वायर प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या बच रहा है देखो, ये आया E बराबर Q/4πε0 और यहाँ 2rl और 2rl तो कितना हो जाएगा बेटा 4rl अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में आपने कहा था बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत समीप रखे जाते हैं, माने L की वैल्यू R की तुलना में बहुत कम है, L इज वेरी स्मॉलर देन R, इसलिए हम L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे, L स्क्वायर को नगण्य मान लिया। किसको नगण्य माना है, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया है, तो L स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, Q/4πε0 4rl अपान, नगण्य मानने का मतलब उसकी जगह पर 0 मान लिया जाएगा, तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो r की पावर 4, यहाँ r की पावर 4 है, यहाँ r है, तो एक r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना E बराबर, अब देखो ऐसे लिख देते हैं 1/4πε0, देखिए एक r कैंसिल हो गया तो यहाँ 4lq, तो ऐसे लिख दें 2 × 2ql अपान ये r की पावर 4 है, एक r से कैंसिल हो गया r³। इस 2ql को आपने क्या कहा था, p वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, क्या आ गया बेटे, E बराबर 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इसकी दिशा देखी जाए तो E1 और E2 में से जो ग्रेटर होगा उसकी दिशा में होगा, तो एलांग E1, क्या अगर दिशा की बात करें तो वेक्टर E बराबर 1/4πε0 2p/r³ किस दिशा में, E1 की ओर, वेक्टर E1 की ओर, जो मान ज़्यादा होगा उसी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ p वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे लगा दिया, दूरी के वर्ग, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, पावर 3 है यहाँ पर। ठीक, ओके, तो वैद्युत एंड ऑन पोजिशन क्लियर हो गया। अब दूसरा है निरक्षीय रेखा पर। ठीक है, अब निरक्षीय रेखा पर ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अक्षीय रेखा थी। अब नंबर 2 क्या बेटे, निरक्षीय रेखा कहो या लंबवर्धक रेखा कहो, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन कहो या इक्वेटोरियल लाइन कहो। निरक्षीय रेखा, ये वैद्युत द्विध्रुव के 2 आवेश हैं, एक ये -q चार्ज है, दूसरा ये +q चार्ज है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l मानी गई है। इसका मतलब ये मध्य बिंदु से इधर l और ये मध्य बिंदु से इधर l। इस वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा मतलब लंबवर्धक रेखा, इसको बिंदु A कह देते हैं और इसको बिंदु B कह देते हैं। लंबवर्धक रेखा पर इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, कितनी दूरी पर,
ये लंबवर्धक रेखा है, लंबवर्धक रेखा पर मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित ये बिंदु, यहाँ पर हम m कह देते हैं, बिंदु m पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m। निरक्षीय रेखा, लंबवर्धक रेखा पर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E1 कहें तो धनावेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, धनावेश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश धनावेश से दूर की ओर होती है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 धनावेश के कारण बिंदु A पर जो प्लस क्यू चार्ज रखा, इसके कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और ऋणावेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर होती है। तो ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा ऋणावेश की ओर होती है, टुवर्ड्स द चार्ज। ये E2 की दिशा इधर की ओर होगी, ऋणावेश की ओर, E1 की दिशा धनावेश से दूर की ओर होगी। आप ध्यान से समझिए, थोड़ा इसमें कंपोनेंट वगैरह डिवाइड किया जाता है, इसको ध्यान दो। देखिए इस E1 और E2 के मान बिंदु M पर धनावेश प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान में बराबर होगी। क्यों? ये देखिए ये दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, तो ये दूरी हो जाएगी √r² प्लस l², पाइथागोरस प्रमेय से। और ये दूरी l, ये r, तो ये भी दूरी हो जाएगी √r² प्लस l²। ठीक है, तो जब मान आवेश दोनों बराबर हैं, मान में दोनों आवेशों से बिंदु M की दूरियां बराबर हैं, तो दोनों आवेशों के कारण बिंदु M पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में बराबर होगी, मान बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब E1 का घटक वियोजित करें, दो परस्पर लंब घटक वियोजित किए जाएं, तो E1 के वेक्टर E1 के दो घटक वियोजित किए जाएंगे। तो एक घटक, ध्यान देकर समझिए कंपोनेंट की बात। अगर कुछ कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करिए बच्चों। हमारा प्रयास है कि सारी बातें एकदम क्लियर बताई जाएं। नोट्स बनाइए, नोट्स तो अनिवार्य रूप से बनाइए, नोट्स नहीं बनाएंगे तो पढ़ाई बढ़िया नहीं बन पाएगी। तो E1 का देखिए, ये लंबवर्धक रेखा का किसी रेखा AB के लंबवर्धक रेखा पर बिंदु M है, इसका मतलब दोनों सिरों से बराबर दूरी पर होगा, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इस कोण को थीटा कहें तो ये कोण भी थीटा होगा। ठीक, ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा रहेगा। ठीक है ना, दो समांतर रेखाएं हैं और ये तीसरी रेखा, इसको ये देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तीसरी रेखा है, तो ये कोण थीटा है। E1 का इस दिशा में अक्ष की अनुदिश वियोजित घटक हो जाएगा E1 cos थीटा। क्या होगा बेटे? E1 cos थीटा। और लंब घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। ठीक, ऐसे ही वेक्टर E2 का ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा। E2 का इस दिशा में वियोजित घटक होगा E2 cos थीटा, और दूसरा घटक जो लंब घटक होगा ये इधर की ओर होगा E2 sin थीटा। ठीक है, तो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत दिशा में हैं, एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, E1 और E2 परिमाण में बराबर हैं, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। अगर इनको हम एक पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट M को अलग बना के दिखा दें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर पॉइंट M को हम अलग बना देते हैं तो आपके समझ में अधिक आएगा, स्पष्ट हो जाएगा। देखे रहो बेटे, थोड़ा इसमें टाइम का भी चैलेंज रहता है कि YouTube में आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए हम थोड़ा जल्दी प्रयास करते हैं। ये E1 लिखा है, ये वाला वेक्टर, ये लिखा है E2, ये वाला वेक्टर है, ये वाला एंगल भी थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है, ये घटक है E1 sin थीटा और ये घटक है E2 sin थीटा। ये पॉइंट M है और इधर का घटक E1 और E2 दोनों का है E1 cos थीटा और दूसरा है E2
कास थीटा। अब आप देखिए E1 कास थीटा और E2 कास थीटा एक ही डायरेक्शन में हैं, आपस में जोड़े जाएंगे जब एक ही डायरेक्शन में है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, घटाए जाएंगे लेकिन मान में बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो बिंदु M पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। तो हम ऐसे लिख दें E1 प्लस E2 और ये कास थीटा कॉमन ले लिया। E1 और E2 परिमाण में बराबर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2E1 कास थीटा। कैसे? क्योंकि E1 और E2 के परिमाण बराबर हैं, E1 और E2 के मान बराबर हैं। तो ये E बराबर आ गया 2 इंटू E1, माने इस प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, ये दूरी है, डिस्टेंस ये है, तो Q अपान इस दूरी का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट लगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कास थीटा। इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज MOA दिख रहा है, इस त्रिभुज से कास थीटा कितना होगा? कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो एल अपान कास थीटा की जगह पर क्या लिख दें? एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ है, तो कितना आ जाएगा? E बराबर, हाँ देखे रहो, E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QL अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बोलो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, तो 3/2 लिख दें सीधे। ठीक है, ठीक, तो ये आ गया बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ फिर वही बात, L इज वेरी स्मॉलर देन आर, L इज वेरी स्मॉलर देन आर, अतः किसको नगण्य मान रहे हैं? L को नहीं, ध्यान दिए रहना, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसको? L स्क्वायर को, क्योंकि बहुत छोटी राशि का स्क्वायर और छोटा हो जाता है। क्या आ गया? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये 2QL को P कह दिया अपान ये आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये स्क्वायर है 3/2 है, गुणा करने में घात की घात है, तो घातों का गुणा किया जाता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया बेटे? R³। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव की लंबवर्धक रेखा या निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R³। अगर वेक्टर फॉर्म का है तो यहाँ वेक्टर लग जाएगा। और दिशा की बात करें तो देखिए ये E1 प्लस E2 कास थीटा, यही तो दिशा है, तो द्विध्रुव के अक्ष के समांतर, देखिए समांतर है ना, अक्ष के समांतर लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण के अपोजिट। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस से प्लस क्यू चार्ज की ओर होती है। यहाँ जो दिशा आई है ये अक्ष के समांतर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। क्या दिशा होगी बेटे? अक्ष के समांतर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। तो ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, नंबर 1 एंड ऑन पोजीशन अक्षीय रेखा पर, नंबर 2 ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन निरक्षीय रेखा पर। अब तीसरी कंडीशन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो थर्ड टॉपिक चूँकि वो अभी बड़ा है आज नहीं कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ध्यान दिए रहिए, किसी बात में कोई चैलेंज आए तो आप कमेंट करिए। ओके, थैंक्स।